this video, I want you to understand these three agendas. And the first one is picked current affairs. Okay. वो गेम खेला है कि ऊपर से नीचे हर्डल्स आ रहे होते हैं, कांटे, ब्रेक्स एंड ऑल, एक गोल होता है और यहाँ तुम होते हो, बहुत सारे पॉइंट्स बीच में होते हैं और इस सारे हर्डल्स को नेविगेट करके पॉइंट्स कलेक्ट करके यू हैव टू रीच द गोल और उस हिसाब से तुम्हारी मेरिट बनती थी, तुम विनर डिक्लेयर होते थे। तो मुझे लगता कुछ ऐसी ही चीज तुम्हारे पेपर के साथ भी हो रही है। लाइक यू हैव टू रीच समवेयर एंड देयर आर सो मेनी हर्डल्स, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन थ्रोन टू यू, लेकिन तुम्हें बीच में नेविगेट करते हुए पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए अपने गोल तक पहुंचने हैं। लेकिन ऐसा भी तुमने नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसको तुम पकड़ने जाते हो तो तुम हर बार उसी स्टेज पे आउट हो जाते हो। होता है ये? हाँ। तो करना क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। कुछ चीजें तुम्हें छोड़ देनी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा मार्क्स की क्यों ना हो। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बहुत वास्ट है, तो वो तुम्हें स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे करंट अफेयर्स पिक हो जो तुम्हारे पेपर में हेल्प करे और तुम उस पेपर से आगे लेवल तक जा सको, नेक्स्ट स्टेज में परफॉर्म कर सको। वो मेरा काम है, आई हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर यू। यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने लेके आऊंगी, बट तुम फिर भी कहाँ फंसोगे कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन चीजें फिर भी याद नहीं रह रही। और ये चीज सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ नहीं होने वाली, ये चीज स्टैटिक के साथ भी होने वाली है कि तुमने टाइम टेबल बना लिया है, तुम टाइम से पढ़ भी रहे हो, तुम ओवर टाइम भी कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग थिंग्स यू आर जस्ट नॉट एबल टू डू दैट। और तुम्हें चीजें याद नहीं है, दैट मीन्स तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू द पेपर। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क इज सेट टू बी डन जब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क इज जीरो, वर्क डन जीरो माना जाता है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? पेपर क्वालिफाई होना। अगर पेपर क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना? और थर्ड चीज ये है जिसे मैं बेसिक भाषा में कहती हूँ करंट डिराइव्ड स्टैटिक चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यार डायरेक्ट सोर्सेस तो हर कोई प्रिडिक्ट कर लेता है, बट जो इनडायरेक्ट चीजें हैं, जो डायरेक्ट चीजों से डिराइव हुई हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं हर बार तुम्हें होमवर्क दूंगी, ठीक है? तो जो चीज करंट में है उसका बैकग्राउंड जानने से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम उसे अपने नोट्स में लिखोगे बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे ही कोई चीज नहीं कर रही हूँ, और उससे भी बेहतर होगा अगर तुम उसे कमेंट्स में ऐड कर लो, क्योंकि जब भी रिवाइज करोगे ना, कमेंट्स खोल के बैठना, तुम्हें अपना ही कमेंट काम आ रहा होगा कि अच्छा मैंने ये गूगल करके ये फाइंड आउट किया था, नाउ थिंग्स आर इजी विद मी। तो काम क्या करना, टाइम स्टैम्प पे वो जो टाइम स्टैम्प आएगा उस पे आंसर लिखते जाना। तो जब ही वीडियो दोबारा चलाओगे उस टाइम स्टैम्प पे वो वाला कमेंट हाईलाइट होने लगेगा। समझ आ गई बात? Also, I have a proposal for you. लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन, संजू सैमसन belongs to which sports? एंड द ऑप्शंस आर बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट। देखो, संजू सैमसन तब से फेमस हुए हैं जब से इन्होंने बांग्लादेश के साथ खेला था, बांग्लादेश के साथ। और क्या करतब मचाया है इन्होंने, 101 रन ठोक दिए इन 47 बॉल्स, है ना, अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इनसे अगर डिटेल क्वेश्चन भी आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ये व्हाइट बॉल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट जनरली वनडे मैचेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? ऑलराइट। इनके बाद तो यार उन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज बहुत कम रन्स में मारी है, तो नाउ ही इज वेरी फेमस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बट द थिंग इज बांग्लादेश अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इनस्टेबिलिटी इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, दिस इज योर टेलीग्राम, ये हाई अलर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम्हें बांग्लादेश के बारे में जितना भी रीसेंट हुआ है वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट ई मेडिकल फैसिलिटी, वीजा फैसिलिटी, मोंगला पोर्ट क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं रिगार्डिंग बांग्लादेश। एफकैट वाले बच्चों के लिए खासकर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बांग्लादेश एसोसिएटेड है, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर का स्टेटस क्या है, लाइक कितने किलोमीटर्स की ये लाइन है, कौन उसे गार्ड करता है, कौन कौन से स्टेट उसे अटैच्ड है, क्या क्या डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, क्या ज्योग्राफी है बांग्लादेश से रिलेटेड। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अब इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो तुम कहोगे कि पता नहीं यूपीएससी कहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेता है।
नहीं, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे क्वेश्चन पूछता है। बांग्लादेश इज इन न्यूज, तो एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन तो आना ही है ना। तो भाई इस चीज के लिए एक्चुअली हमारे पास है ना एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन टेलीग्राम है। मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नजर आता है तो मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल देती हूँ। सुबह का गुड मॉर्निंग से लेके रात की जो हमारी 20-30 क्वेश्चन की क्विज होती है प्लानर के अकॉर्डिंग, हम सारा रिवीजन टेलीग्राम पे करते हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पिन दिस चैनल ताकि तुम कुछ मिस ना कर जाओ। कभी कभी ऐसा हो ना कि कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट गो थ्रू द चैनल एंड रीड ऑल दी मैसेजेस। एफर्ट कम लगेगा एंड तुम्हें वापस से वो मोटिवेशन जोश आ जाएगा कि चलो पढ़ना है। ऑल राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन ना, तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है फास्टेस्ट सेंचुरी का, कि किसने बनाई है। आंसर इज नॉट संजू सैमसन। फास्टेस्ट सेंचुरी में अभी साहिल चौहान का नाम चल रहा है। ठीक है, साहिल चौहान ने कितने रन्स बनाए हैं तुम्हें पता है? उन्होंने 27 बॉल्स के अंदर सेंचुरी मार दी थी अगेंस्ट साइप्रस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। आजकल जो छोटी छोटी टीम्स है ना वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। ऑल राइट, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 5 years थ्रू एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, श्री करतारपुर साहिब, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच का एग्रीमेंट है? इसको जूम करके देखो, ये कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, सिख लोगों की ये रिलीजियस प्लेस है तो उनके लिए एक वीजा फ्री ट्रैवल अग्रीमेंट बनाया है कि ये लोग बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकते हैं, उनसे वापस आ सकते हैं। ये अग्रीमेंट 2019 में शुरू हुआ 5 साल के लिए, और वो 5 साल अब खत्म होते हैं, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो इससे रिगार्डिंग चीजें ध्यान रखना। करतारपुर साहिब, दिस इज रिलेटेड टू योर नोरवाल एंड डेरा बाबा नानक, 4 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, एक्सटेंड किया गया है। फाइन, ऑलराइट, नेक्स्ट, अंडर आइडिया स्कीम which country has become first country in the world to receive a rupee loan? देखो, हमारा जनरली ट्रांजैक्शन किस में होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो वो किस में होता है? वो होता है डॉलर्स में। बट नाउ ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया है, लेकिन इंडियन रुपी में दिया है ना। कौन सी कंट्री को दिया है? देखो, मॉरिशस को दिया है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज आइडिया स्कीम। आइडिया स्कीम इज नथिंग बट इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इसके अंतर्गत हम मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए देने वाले हैं, नियरली 500 करोड़ रुपए देने वाले हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। यहाँ पे ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई बात? ऑल राइट, नेक्स्ट, दीपा कर्माकर रिटायर हो चुकी हैं, शी बिलोंग्स टू विच स्पॉट? दीपा कर्माकर, अगर तुम इन्हें नहीं जानते हो ना तो भाई सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है। शी इज दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं। द रीजन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज कि शी इज वन ऑफ द 5 विमेन इन द वर्ल्ड जो प्रोदुनोवा वोल्ट खेलती हैं। प्रोदुनोवा वोल्ट खेलती हैं, और इस वोल्ट को वोल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, वोल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, इतना डेंजरस है, और इनको यार बहुत हाईएस्ट ऑनर्स, हाईएस्ट नहीं हायर ऑनर्स मिले हुए हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है ना, इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये ब्रोंज मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो इनकी अचीवमेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड नसीम अल बहार बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज विद व्हिच नेशन रिसेंटली? नसीम अल बहार, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ चल रहे हैं, बट आपसे स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकता है कि नसीम अल बहार, उसके लिए तुम्हें कितनी चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, किसके साथ होती है? ओमान के साथ होती है। अच्छा, लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर इजिप्ट का क्वेश्चन आया था, इजिप्ट के साथ हम साइक्लोन एक्सरसाइज करते हैं, ये एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, नसीम अल बहार। अच्छा, तो रीजन है कि मैं तुम्हें ये वन लाइनर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ट्रायल पर्पस पे केबीसी फॉर्मेट में खेला था।
Here is the question. Arrange the following Indian military and paramilitary forces in chronological order based on their year of establishment, starting from earliest to latest. अभी तुम्हारे सामने कुछ पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस होंगे जिसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से तुम्हें इसे अरेंज करना है। सबसे पहले पुराना वाला, उसके बाद नया, नया, नया एंड द लेटेस्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? ऑलराइट, बी रेडी इन द चैट सेक्शन। आंसर सही देना है और जल्दी देना है। PSF, Indian Air Force, NSG, Assam Rifles. Okay, time up. And the correct sequence is this. सबसे पहले असम राइफल्स आया, इसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री कहा जाता है, ठीक है, कॉलोनियल रूल में। फिर इंडियन एयरफोर्स, हालांकि ये भी कॉलोनियल रूल में ही आया है, द ईयर ऑफ 1932। फिर आया बीएसएफ। बीएसएफ की रिक्वायरमेंट थी फॉर द रेड क्लिफ लाइन वाला, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और उसके बाद एनएसजी आया, जिसे ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ये क्यों आया था? 1984 के जो सिख राइट्स हुए थे, उसके बाद दिस पर्टिकुलर फोर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल। तो DBAC शुड बी द राइट सीक्वेंस। ऑलराइट, अगेन तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम द बिगिनर स्टेज, उसके बाद +1 लेवल। रेडी? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स होंगे। केबीसी, यस, उसी तरीके से तुम्हारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसी तरीके से तुम्हें लाइफ लाइन्स भी मिलती है, यू नो, इस चीज को ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पिक करके उनके साथ केबीसी खेला था एंड इट टर्न्ड आउट रियली गुड। बहुत मजा आया, देयर वाज लॉट ऑफ फन। बस एक कमी थी कि उनके साइड से थोड़ा प्रेपरेशन की कमी हो गई। बट नाउ आई वांट टू पुट दिस प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट मंथ हम केबीसी के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स कर सकते हैं, इफ यू ऑल अग्री टू दैट। मतलब सेम फॉर्मेट, तुम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके आओगे, देन यू विल कम टू द हॉट विंडो, यू विल हैव दैट क्वेश्चनर सेशन विद मी, तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और पॉइंट्स देन कैश में कन्वर्ट होंगे। समझ आ रही है कितना फन गेम हो सकता है? वी रियली हैड अ लॉट ऑफ फन। तो अगर तुम चाहते हो ये चीज हो, 50 लोग भी अगर केबीसी करके कमेंट कर लेंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि ओके दिस इज समथिंग इन डिमांड, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है। नॉट टू वरी, मैं तुम्हें प्रैक्टिस भी करा दूंगी पहले कि चीजें कैसे ऑपरेट होंगी, है ना। तो लेट अस सी नेक्स्ट टाइम केबीसी के लिए कितने लोग एक्साइटेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। वेयर इज बंदर अब्बास पोर्ट लोकेटेड? बंदर अब्बास पोर्ट अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि हमारी इंडिया की शिप्स यहां गई हुई थी। कौन कौन सी शिप गई थी? क्योंकि देखो यार, शिप्स के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। कौन सी शिप मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, या कौन सी इंटरनेशनल पोर्ट को अप्रोच कर रही है। तो बंदर अब्बास पोर्ट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, चबाहर पोर्ट, दिस इज इन ईरान। ग्वादर भी इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान से है। कांडला इज इन गुजरात। तो पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उसके बारे में बताऊंगी। पहले ये जान लो, बंदर अब्बास में हमारी 3 शिप्स गई हुई हैं। 2 नेवी की हैं, INS तीर और INS शार्दुल, और एक कोस्ट गार्ड की शिप गई है ICGS वीरा। ठीक है, ये 3 शिप्स गई हुई हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट पोर्ट्स, राइट। तो पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिविजिट। फर्स्ट ड्राई पोर्ट कौन सा है, कौन कौन से पोर्ट्स न्यूज में है, अदानी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मोंगला पोर्ट इज रिलेटेड टू बांग्लादेश। तो यार कुछ ना करो ना तो जस्ट स्क्रॉल। मैं तुम्हें रोज इतने सारे क्वेश्चंस देखती हूँ, तो कि तुम बस फन में भी उसे अटेम्प्ट करोगे ना, तो भी यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट इट। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो ये दिस इज ऑल्सो द पोर्ट जो न्यूज में था और बहुत इंपॉर्टेंट है, माया रिवर पोर्ट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। ये 930 किलोमीटर शॉर्टकट हो जाएगा और इससे ट्रेड बूस्ट होगा, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फायदा है टेलीग्राम का, 1 पॉइंट कम्युनिकेशन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 31st एडिशन ऑफ मैरिटाइम एक्सरसाइज सिम्बिक्स। देखो केबीसी वाले बच्चों को कितना मजा आया होगा। यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस भी ऐसे रखे हैं कि यार तुम एलिमिनेट थोड़ा डिफिकल्टी से कर पाओगे, है ना। सिम्बिक्स यहाँ पे सारे कंट्रीज मैंने SSS से ही रखे हुए हैं, बट स्टिल सिम्बिक्स इज विद सिंगापुर। ठीक है, सिम्बिक्स इज विद सिंगापुर। तो दूसरे कंट्रीज का भी याद कर लेते हैं साथ साथ लगे हाथों। सऊदी अरेबिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? सादा तानसिक।
सादा तानसिक। ओके, सेशल्स के साथ कौन सी करते हैं? लामित्य। ये तो यार दिस इज समथिंग जो तुम्हें आना ही चाहिए। श्रीलंका के साथ कौन सी करते हैं? मित्र शक्ति। ये तो पता ही होना चाहिए, है ना? ऑलराइट, नेक्स्ट इज which country has been made the partner country by Nagaland for 25th Hornbill Festival? देखो, एक आसान सा क्वेश्चन आता है जो फॉर श्योर आता है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। एफकैट में भी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। बट नाउ अब लेवल बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल नागालैंड का है उसके लिए पार्टनर कंट्री कौन सा है? इसके पार्टनर कंट्री है दो वेल्स। हालांकि ये क्वेश्चन सूरज कुंड मेला के लिए देखा जाता है कि सूरज कुंड मेला के लिए कौन सा पार्टनर स्टेट है या कौन सा पार्टनर कंट्री है, लेकिन नाउ बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कि जो स्टेट फेस्टिवल्स हैं उससे रिलेटेड भी पार्टनर कंट्रीज पूछे जाएंगे। फाइन, ऑलराइट, नेक्स्ट इज काजिंद 2024 हो रहा है माउंटेनियस सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली में, उत्तराखंड में। जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया में हो रही है उसके लिए +1 स्टार लगा देना। उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड व्हाट? नाम से समझ में आ रहा है, काजाकिस्तान एंड इंडिया, कजाकिस्तान एंड इंडिया, काजिंद। ओके, नेक्स्ट इज 9th ईस्ट एशिया समिट। ये कौन सी कंट्री के साथ हुई है? देखो, ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पे गए थे। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे जाओ तो एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं उन्होंने अप्रोच करा था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, ईस्ट एशियन नेशंस को, कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ओके। अब इन लोगों ने हेल्प भी करी, तो अब जाके ईस्ट एशिया समिट में मोदी साहब ने इसका ग्रैटिट्यूड भी पेश किया था कि नाउ नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिवाइव्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट दैट। नालंदा यूनिवर्सिटी भी न्यूज में थी, तो तुम्हें ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका फाउंडर कौन था, इसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या था, है ना? कितने सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते थे, व्हाट इज द आर्किटेक्चर लाइक। ये सारी चीज जब ये न्यूज में थी ना, तब मैंने टेलीग्राम पे बहुत अच्छा मैसेज बना के डाल दिया था। दिस कुड बी द हाई लेवल ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करो, अपने नोट्स में ये सारी चीजें ऐड करो, खुद ढूंढने की कोशिश करना, और खुद जब ये सारी चीजें एट वन को ना मिले तो टेलीग्राम में सर्च कर लेना नालंदा करके, नालंदा यूनिवर्सिटी करके, तुम्हें वो मैसेज मिल जाएगा। तो भाई इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दीज बोथ रीजन। एक तो प्रधानमंत्री मोदी भी गए हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंस है। ये हुआ है लाओस में, ठीक है, ये हुआ है आपका लाओस में। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ लोकेटेड है? और आपके सामने यहाँ पे सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, देखो आई ऑलवेज टेल यू कि तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो तुम्हें लेना चाहिए उसे कहते हैं एजुकेटेड रिस्क। एजुकेटेड रिस्क की देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड। भले तुम श्योर नहीं हो, बट यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, समथिंग अबाउट मेरीटाइम। और तुम्हें पता है कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी रहा है ना? तो भाई अंधाधुंध रिस्क मत लो, एजुकेटेड रिस्क लो। और एजुकेटेड रिस्क लेने के लिए तुम कब केपेबल होंगे? जब तुम पढ़ रहे होंगे ना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। इस चीज को मैं आगे समझाऊंगी, एक साइंटिफिक तरीका है मेरे पास कि तुम चीजों को समझ पाओ। I have that figured something out which I want to share this thing to you। ये मैंने पर्सनली ट्राई करा है, मेरे लिए बहुत काम करा है। तो अभी इस क्वेश्चन पे रहते हैं, एजुकेटेड रिस्क, लोथल इज द पोर्ट सिटी। तो मैं सबसे पहले इसी को गेस करूंगी और आंसर सही हो जाएगा। लोथल में ही ये जो मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, दैट वुड बी एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम, इंडिया का सबसे बड़ा नेवल म्यूजियम और टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम होने वाला है। 5000 साल पुरानी चीजें यहाँ पे शोकेस की जाएंगी एंड इट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। समझ में आ रही है? तो दिस वुड बी इन लोथल। अच्छा, अब तुम हैशटैग होमवर्क में क्या कर सकते हो, तुम मुझे ये बता सकते हो कि लोथल का एक्सकेवेशन किसने किया, डिस्कवरी किसने की, है ना? क्वेश्चन आ सकता है, बी रेडी फॉर दिस हिस्ट्री काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, देन आता है बंजारा विरासत म्यूजियम। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है?
नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि मोदी साहब यहाँ भी पहुंच चुके थे और यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाने लग गए थे, इसलिए इन्होंने बिग हेडलाइंस बना ली थी। दिस इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक एरिया है जिसको पेहरा देवी कहा जाता है। वहां पे बंजारा कम्युनिटी के लिए तो ये काशी के बराबर है, काशी ऑफ बंजारा कम्युनिटी बोला जाता है। और यहाँ पे मोदी साहब गए हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंजारा विरासत म्यूजियम इज इन महाराष्ट्र। फाइन, ऑलराइट। रिसेंटली सोनम मास्कर न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी भाई? कौन से गेम से एसोसिएटेड है ये? सोनम मास्कर अभी न्यूज में थी क्योंकि वो ISSF वर्ल्ड कप के अंदर सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। ठीक है, अब ये ISSF वर्ल्ड कप किसके लिए होता है? दिस इज फॉर शूटिंग। देखो, मैंने ट्राई करा है कि जितनी से ज्यादा इमेज में डाल सकूं ना उतनी डालूं, क्योंकि इमेजेस ज्यादा दिमाग में रहती है। और अच्छा, लेट मी टेल यू नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट ऑफ नोट्स अभी तुम क्या बना सकते हो कि एक जगह तुम स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिख दो और उसका एसोसिएटेड स्पोर्ट्स लिख लो, है ना। ये एट वन को होगा ना, दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी, सोनम मास्कर, रानी रामपाल, ये सारा एक साथ लिखा हुआ होगा ना, तो कंफ्यूजन कम होगी तुम्हें। और दूसरा मेथड क्या होगा नोट्स बनाने का कि तुम एक वर्ल्ड मैप रखो, इंडिया का मैप रखो, और कोई भी अगर लोकेशन बेस्ड न्यूज है उसे मैप में ही पॉइंट आउट करो। जितना तुम इमेजेस से डील करोगे ना उतनी चीजें तुम्हें ध्यान रहेगी। देयर इज अ रीजन कि क्यों पुराने जमाने के लोग जो जो उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक होती थी और वर्ड से रिलेटेड नहीं होती। आज भी तुम खुद को नोटिस करो, वो कैप तुम्हें याद करना कितना मुश्किल है। सबसे ज्यादा तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स कहाँ कटते हैं? वो कैप में। वो क्या है जो सबसे ज्यादा तुम्हारा जीना हराम करता है? वो कैप। क्योंकि हमारा ब्रेन जस्ट इस चीज के लिए रेडी नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड ही नहीं है, हम वर्ड्स को याद नहीं रख सकते हैं। और तुम नोट्स कैसे बनाते हो? स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके। दैट इज द वेरी रॉन्ग वे टू मेक नोट्स। तुम इमेजेस में उसे कन्वर्ट करो। हमारा दिमाग इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए एफिशिएंट इनफ बना हुआ है। तुम मानोगे नहीं, ये नोट्स जब मैंने बनाए थे ना तब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, कि इट वाज लाइक टोटल बोर हो रहा था। देन आई स्टार्टेड ड्रॉइंग दिस कि चलो ये बनाती हूं मैं। फिर याद आया कि चलो इसमें तो हम डिसकंटिन्यूटीज भी ऐड कर सकते हैं। फिर याद आया कि यार यहाँ पे हम लैटिट्यूड्स भी बना सकते हैं। फिर ध्यान आया कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन भी हम ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखा तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी वेरिएशन देख सकते हैं। फिर हम एटमॉस्फेरिक लेयर भी बना सकते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक लेयर की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं। फिर हमें वहां से सुनीता विलियम्स की याद आई। फिर याद आया कि वो तो स्पेस में अटकी हुई है, उनको रेस्क्यू करने के लिए स्पेस एक्स मिशन भी आ रहा है। तो दिस इज द वे, है ना। हाँ, बीच में ये भी याद आया था कि भाई अर्थ की लेयर्स बनाई हैं तो उसको खोदने के लिए चाइना का मिशन भी लिखा जा सकता है। तो वन आफ्टर द अदर, दिस इज हाउ यू डू द क्रॉस रिविजन। चीजों में जितनी क्रिएटिविटी डालोगे, जितना एफर्ट डालोगे, उतना याद ज्यादा रहेगा, उतना रिटेन ज्यादा होगा। चलो इस पे मैं दोबारा आऊंगी। दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स। जस्ट सेंटेंसेस लिखने को नोट्स नहीं कहते हैं। समझ आ रही है बात? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वन ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप 2024? अरे भाई, इंडिया दिखा तो इंडिया ही टिक कर दोगे? नहीं, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी इजी से हार्ड क्वेश्चन किसे कहा जाता है। समझना, ये तब आता है जब तुम PYQ को बहुत माइक्रो लेवल पे एनालाइज करते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इजी क्वेश्चन की जीता कौन है, हु इज द विनर। फिर उससे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है कि किसको हरा कर जीता है ना। ये थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है। इससे भी टफ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कितना मार्जिन से जीता है, या व्हाट वाज द स्कोर। अच्छा, बट अब UPSC किस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो पिछले कितने टाइटल्स जीत चुका है, ये बताओ जरा। कितनी ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये आपने लास्ट CDS के पेपर में देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए उतना मैं तुम्हें बताते जाऊंगी, बट यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू ऑब्जर्व कि हाउ UPSC इज चेंजिंग इट्स बिहेवियरल पैटर्न्स। यहाँ पे न्यूजीलैंड जीत चुका है साउथ अफ्रीका को हराकर 32 रन से। इतनी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डैश टू होस्ट 2025 विमेन ODI वर्ल्ड कप। नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करना। इवन मैंने अभी इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था कुछ टाइम पहले ना,
शायद 1-2 दिन पहले ही कमांडर प्रेरणा दियोस्थली, शी वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर, क्योंकि ये पहली फीमेल ऑफिसर हैं जो एक वॉरशिप को कमांड करेंगी, वॉरशिप को कमांड करेंगी, इसलिए ये न्यूज में थी। कौन सी वॉरशिप को ये कमांड कर रही थी? आईएनएस त्रिंकट को ये कमांड कर रही थी, है ना। अब ये दोबारा न्यूज में है, क्यों? क्योंकि इनके सगे भाई भी कमांडिंग ऑफिसर बन चुके हैं आईएनएस विभूति के। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि भाई बहन एक साथ कमांडिंग ऑफिसर्स बने हैं, है ना। तो भाई इसलिए आपका ये न्यूज में था। और भाई मुझे ये अभी क्यों याद आया, क्योंकि इंडियन नेवी इज द ऑर्गेनाइजेशन who is very serious about this, very very serious about gender equality। आप इनकी सारी हरकतें देखो, इन्होंने आईएनएस इम्फाल लॉन्च करा, फर्स्ट एवर शिप, जिसमें फर्स्ट एवर वॉरशिप, खासकर ये इसलिए बहुत बड़ी बात है जहां पे वुमेन अकोमोडेशन है ना। अदरवाइज इससे पहले नहीं था, वुमेन कुड नॉट गो फॉर सेलिंग्स एंड वॉरशिप्स, है ना। बट आईएनएस इम्फाल के लिए वुमेन अकोमोडेशन बनाया। दैट मीन्स नाउ वुमेन विल गो टू दी ओशियंस। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा एक सेलिंग वेसल है तारिणी, जो ऑल वुमेन क्रू सर्कम नेविगेशन कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब। ये हर महीने लगभग न्यूज में होता है कि वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, तो वो न्यूज बना लेता है। ओके, नाउ टेल मी द नेम ऑफ द विमेन ऑफिसर जो पहली नेवल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। मुझे उनका नाम बताओ फटाफट, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा न्यूज है। फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट, यार ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसे तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। तो थिंग इज कि यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट जो तुम्हारे सामने है तुम्हें सिर्फ उसे ही क्रैम करना है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो संतुष्टि के साथ पढ़ाई करो, शांति से, हड़बड़ी में नहीं। यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। समझ आ गई बात? ऑल राइट, नेक्स्ट, मेरा हाओचोंगबा फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? फेस्टिवल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी समझना तुम। उसके बाद अगर फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करता है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड थिंग, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा स्टेट है जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, टेल मी द स्टेट। मणिपुर, बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट क्लैशेस। क्या चल रहा है वहां पे? बीच में रहते हैं वैली वाले लोग, साइड में रहते हैं हिली वाले लोग। अब इन दोनों में क्लैशेस चल रहे हैं, इन दोनों की बन नहीं रही है। बट दिस इज द फेस्टिवल ऑफ यूनिटी बिटवीन वैली एंड हिली पीपल, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो मणिपुर न्यूज में है, तो तुम इसके साथ क्या क्या याद रख सकते हो कि वहां पे कौन सा लेक है, वहां पे कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वहां पे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, वहां के फेमस ट्राइब्स के नाम बताओ। चलो एक तो मैं ही बता देती हूँ, कुकी ट्राइब है ना, जो कुकी लैंड मांग कर रहा है। तो ये सारी होते हैं करंट डिराइव्ड स्टैटिक अफेयर्स जो तुम्हें याद रखने होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन, कोई बैटल अगर इससे रिलेटेड हुआ है मणिपुर में, तो वो भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। समझ आ रही है बात? चलो बढ़िया, यहाँ से आगे चलते हैं। ये कुछ अगेन फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑरेंज फेस्टिवल, बंगर्स एडवेंचर फेस्टिवल, हेमिस, गोरसाम कोरा, मेदराम जातरा। दिस इज हाउ, मतलब मुझे है ना ऐसा होता है कि यार कभी मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, वट एवर इज इंपॉर्टेंट कि ये पढ़ना है, आई जस्ट ड्रॉप इट। इसके अलावा हम कितना अच्छा प्लानर बनाया हुआ है CDS 1 के लिए, AFCAT 1 के लिए। तुमने देखा, उस प्लानर के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन का टाइम टेबल दिया हुआ है यार, और उसको हर दिन हम प्रैक्टिस भी करते हैं 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जब तुम ओवरऑल चैनल देखते हो ना, बहुत खुशी, मुझे तो एटलीस्ट बहुत खुशी होती है कि यार मेहनत तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं। इट विल बी टोटली वर्थ इट अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, अगर तुमने इसको सीरियसली रोज रोज देखा, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। और यहाँ पे हमारा रैंक बहुत अच्छा नहीं है, वी गॉट 105th रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं ना, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे। इंडिया का स्कोर अगर मैं बताऊं 27.3 है, और हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसके पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें टेस्ट किए जाते हैं। अंडर नरिशमेंट,
चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी, ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आ गई बात. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज एट 105th रैंक. वेरी वेरी बैड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. चलो नेक्स्ट इज या मैं तुम्हें वो बताने वाली थी ना कि तुम पढ़ तो लेते हो कैसे, लेकिन याद कैसे रखोगे. देखो ये मैंने कहीं सुना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है. अगर तुम्हें गलत लगता है तो आप मुझे गलत कह सकते हो. आई एम रेडी टू फेस दैट चैलेंज. आई एम रेडी टू डिस्कस दिस थिंग आउट विद यू. लेकिन ये सच में बहुत काम करता है. मुझे लगता है ब्रेन में 2 कंपार्टमेंट्स हैं. एक है आपकी परमानेंट मेमोरी और एक है टेम्पररी मेमोरी. अब ध्यान से सुनना है ना. किसी भी चीज से प्यार या नफरत करने से पहले उसे जानना जरूरी है, तो जानो पहले. कुछ चीजें होती हैं जिसमें तुम इतना टाइम अटेंशन नहीं देते हो, फिर भी वो तुम परमानेंटली याद रख सकते हो. देयर आर सम पैटर्न्स, है ना. कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि तुम इतना एफर्ट भी नहीं लगाते हो, फिर भी यू कैन रिमेंबर दैट थिंग वेरी वेरी कैटेगोरिकली. कोई भी इमोशनल चीज होती है, गाना होता है, मूवी होती है, वट एवर. और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि तुम इंटेंशनली बहुत एफर्ट डाल रहे हो उसे याद करने के लिए, लेकिन वो फिर भी याद नहीं होता. यू जस्ट टेंड टू फॉरगेट दैट थिंग. पता है, अब तुम ब्रेन की एनाटॉमी नहीं बदल सकते हो, उसकी फंक्शनिंग नहीं बदल सकते हो, बट तुम जो कर सकते हो वो ये है कि जैसे ये वाला जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए. मैं पढ़ रही हूँ, मुझे उसे रजिस्टर करना है, बट आई एम फॉरगेटिंग इट. अभी याद रहता है, 1 हफ्ते बाद टोटल गोल. तो अब मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ पता है, कि मैंने इस चीज को अटैच कर दिया है टू वन ऑफ माई परमानेंट मेमोरीज. तभी मैं तुम्हें कहती हूँ पता है कि चीजों को रिलेट करो, चाहे लॉजिकली रिलेट करना चाहो चाहे इलॉजिकली. तुमने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे ना, चलो इसके बाद तुम फिजिक्स वाला मैराथन वीडियो देखना. मैंने 2 लोगों की डेट के हिसाब से पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया कि 2 लोग डेट पे गए हैं, घूमने गए. व्हाट ऑल दे डिड, उससे पूरी फिजिक्स खत्म हो गई. मैंने इलॉजिकली बहुत सारी चीजें अटैच कर दी, लेकिन वो चीज मेरी परमानेंट मेमोरी में थी. तो वेनेवर अगर इसका क्वेश्चन आया है तो ऑटोमेटिकली ये चीज ट्रिगर हो जाती है, और ये तो मेरी परमानेंट मेमोरी में है ही. तो धीरे 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 टेम्पररी चीज भी परमानेंट के कैटेगरी में डिफ्यूज होने लगती है ना. बहुत छोटा एग्जाम्पल दूं ना, देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत जंक इनटेक करती थी, है ना, बहुत ज्यादा, मुझसे कंट्रोल नहीं होता था. तो मैंने स्टेप नंबर 1 क्या लिया, इमेजिनेशन का, कि ये जो जंक है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं डस्टबिन से कोई चीज उठा के अपने मुंह में डाल रही, खा रही. थोड़ा वियर्ड लगा है ना, थोड़ी सी कम हो गई हैबिट. नाउ अब मैंने, वो कहते हैं ना, हिट एट द राइट प्लेस किया कि अब मैं जंक खाऊंगी. दैट मीन्स मेरा सीडीएस का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, दैट मीन्स मेरा एफकैट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, दैट मीन्स मुझसे एसएसबी नहीं निकलेगी. इसको मैंने, मतलब ये जो चीज है ये तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुका है ना, कि यार ये तो क्लियर करना ही है, ये तो निकालना ही है. बट नाउ आई हैव लिंक्ड विद दिस थिंग कि एक और बार मैंने समोसा खा लिया ना, मैं रेकमेंड नहीं हो रही, एसएसबी के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है. मतलब आई हैव एक्सप्लॉइटेड दिस थिंग इन अ वे कि वो मुझे बहुत ज्यादा काम आ चुका है. तो इवन टिल डेट मैं जंक खाती हूँ ना, ये चीज ट्रिगर हो जाती है कि यार जंक खाऊंगी तो जो चीज मैं चाहती हूँ वो नहीं होगी. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड, नो डायरेक्ट लॉजिक बिहाइंड, है ना. तो बस इसी चीज को तुम्हें करना है. मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ना तुम्हें ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी, बिकॉज आई विल डू दैट. आई टेल यू कि देखो इसके पीछे मैंने ये इलॉजिकल रीजन लगाया है, इसके पीछे, यू नो, व्हेन एवर आई एम स्टार्टिंग आई जस्ट गेट लॉस्ट इन दैट. फिजिक्स पढ़ रही हूँ, मैं फिजिक्स में खो जाती हूँ, एंड देयर इज सो मच ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड आई वांट यू टू डू द सेम. थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा बैठना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा चीजें सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी, बट आई एम टेलिंग यू इट विल all be worth it. चलो दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं. विद स्टेट टॉप्ड 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स. 2023 का है, लेकिन अभी दिया गया है. नंबर 1 आया है उड़ीसा, नंबर 2 आया है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 हैज बीन शेयर्ड विद गुजरात एंड पुडुचेरी. ये दोनों 3rd पोजीशन पे है. तो कुछ भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट. ठीक है, ऑल राइट. फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ है? ऑल टुगेदर ये पहला लैंग्वेज म्यूजियम बन रहा है इंडिया में. दिस इज इन वाराणसी. ठीक है, हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम इज इन वाराणसी. ओके. मिस इंडिया कौन है भाई? यूपीएससी की नस जानती हूं मैं. एक क्वेश्चन होता है फ्रॉम सिनेमा, एक क्वेश्चन होता है फ्रॉम स्पोर्ट्स, है ना. एक क्वेश्चन पहले, अब इसका क्रश चेंज होता जा रहा है. पहले एक क्वेश्चन लेख से जरूर होता था,
अब क्लाउड से आता जा रहा है, अब मुझे लग रहा है कि क्लाउड से अब इसका क्रश चेंज होने वाला है। एंड एक क्वेश्चन आपका फैशन टाइटल से होता है हमेशा, जब तुम देखोगे ना पेपर एनालाइज करो, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस। तो मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल, शी इज निकिता पोरवाल, ठीक है, ओके। रिसेंटली समर्थ स्कीम इज इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है भाई, फुल फॉर्म जान लो, यू विल गेट द आंसर। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ये है समर्थ का फुल फॉर्म, समर्थ, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जितने भी स्कीम जिसकी फुल फॉर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर लेना। दिस इज बेसिकली बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट 74th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, ये देखो, ये लाइफ टाइम पूछा है। हालांकि वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, इन सबको मिल चुका है, बट 74th दिस टाइम इट हैज बीन अवॉर्डेड टू मिथुन चक्रवर्ती, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वन 2024 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। भाई नोबेल अगर आया है ना, तुम्हें सब पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, किसके नाम पे हुई थी, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हुई थी। कौन पहला था जिसे नोबेल प्राइज मिला, पहली वुमेन कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, कौन ऐसा था जिसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है, कौन फर्स्ट इंडियन रह चुका है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, उसका सब्जेक्ट क्या था, है ना, और कितने इंडियंस को अभी तक मिल चुका है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। बात रही लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो ये साउथ कोरिया की हांगकांग को मिला है, ठीक है। क्यों मिला है वो भी एक बार ध्यान रख लो बच्चा, ये मिला है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड एक्सप्रोसेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। थोड़ा डिटेल्ड है बट तुम्हें सिर्फ कीवर्ड याद रखना होता है। उन्हें क्यों मिला है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा एक्सपोज करने के लिए रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स, बाकी चीजें तुम कर लोगे खुद। नेक्स्ट, which country holds the record for highest T20 international score? No, it is not India. No, it is not Australia. यही आया था दिमाग में, है ना। जब हम केबीसी खेल रहे थे ना, हमने एक लाइफलाइन डबल डिप भी यूज करा था, 50-50 भी यूज करा था, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन यार। सच में अगर तुम केबीसी के लिए तैयार हो गए ना फॉर करंट अफेयर्स, आई एम टेलिंग यू, उससे बढ़िया करंट अफेयर्स तुम कभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए यार थोड़ा सा एक्साइटमेंट तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मेरे साइड से बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत खर्चा भी लगेगा, बट स्टिल यू गोना रॉकेट अगर ये हम कर पाए तो, है ना। चलो, ये जिम्बाब्वे होल्ड करता है। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के अगेंस्ट जब मैच खेला था, गाम्बिया के अगेंस्ट, तो 344 रन ठोक दिए थे इन 4 विकेट्स। सेकेंड रैंक आता है नेपाल का 114 रन के साथ इन 3 विकेट्स अगेंस्ट मंगोलिया। आई एम टेलिंग यू, ये जो नए नए कंट्रीज है ना, छुटपुट कंट्रीज, ये क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, है ना। इंडिया इज नॉट थर्ड, इंडिया का रैंक 4th आता है हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल में 297 रन के साथ अगेंस्ट बांग्लादेश, है ना। इतनी विकेट्स के साथ, 6 विकेट्स के साथ। तो अगर डिटेल क्वेश्चन आता है तो तुम कहीं भी मिस नहीं करोगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, who won the best actor female award for International Indian Film Academy IFA Awards? Best actor female goes to, no it is not Alia Bhatt, no it is not Kiara Advani, yes it is Rani Mukherjee for her film Mrs. Chatterjee versus Norway। हाँ, एक क्वेश्चन है ना यहाँ से आता है, ये सिनेमा वाला मैं कह रही थी ना कितने इंपॉर्टेंट है, पता है ऑस्कर्स इंपॉर्टेंट है यार। मैं तुम्हें कितनी सारी चीजें बीच बीच में बताती हूँ, डोंट यू थिंक यू शुड शेयर दिस थिंग, है ना। मैं बोलूं तो अच्छा लगेगा नहीं, आई नो दैट थिंग, बट तुम्हें खुद नहीं लगता है कि यू शुड ऑल, तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इफ आई एम डूइंग सो मच फॉर यू, यू शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर मी एटलीस्ट, है ना, विच हेल्प्स मी। अब ये तुम्हें पता है कि मुझे क्या चीजें हेल्प करेंगी, है ना। चलो, ऑस्कर्स इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, अकेडमी अवार्ड्स आर ओनली ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, एमी अवार्ड्स तो हालांकि सिनेमा के लिए नहीं होता है डायरेक्टली, या नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है,
है ना। और ये चीज हमारी साहिब इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। आईफा अवार्ड्स, बेस्ट पिक्चर एनिमल के लिए दिया था, डायरेक्टर 12th फेल के डायरेक्टर को मिला था और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया था उनकी मूवी जबान के लिए। ठीक है, तो भाई इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुंबई क्लिंच्ड ईरानी कप टाइटल बाय डिफीटिंग हुम। सबसे पहले एफकैट वाले बच्चों को तो ये पता ही होगा कि ईरानी कप क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट, राइट। और ये क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर लो क्योंकि मुंबई सालों बाद जीता है यार रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया से ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द ऑनररी नाइट जीबीई। जीबीई क्या होता है? ग्रैंड क्रॉस ब्रिटिश एम्पायर। किसे दिया गया है ये? आई नो यू नो द आंसर, सर रतन टाटा जी को दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स इन दी ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है। सेम इज गिवन टू रविशंकर एंड जमशेद ईरानी। लेकिन ये जीबीई का निचला वर्जन है, सबसे ऊपर लेवल का है जीबीई, उससे नीचे है केबीई। तो यहाँ पे जीबीई पूछा गया है, बट स्टिल ये सारे इंपॉर्टेंट है कि नाइट कमांडर का अवार्ड भी किसे मिला है, ये नाइटहुड भी किसे मिला है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रैंड क्रॉस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो सर रतन टाटा जी को दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हु रिसेंटली ज्वाइंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। भाई ये तो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत खतरनाक है। इजराइल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन कर लिया है। देखो अभी मैं तुम्हें मैप नहीं दिखाऊंगी, बट आई जस्ट शो यू माय इमेजिनेशन की इमेजेस और नोट्स बनाने से कितना फायदा होता है। इजराइल बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। यू शुड नो द लोकेशन ऑफ इजराइल। यहाँ पे इजराइल है, इस तरफ आपका मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ तुम्हारा डेड सी है ना, ऊपर यहाँ पे तुम्हारा गाजा स्ट्रिप हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी गोलन हाइट्स के ऊपर तुम्हारा लेबनान है, यहाँ पे जॉर्डन आ जाएगा, यहाँ पे सीरिया आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दूर ईरान आ जाएगा। और इतना दूर होते हुए भी ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू इजराइल, तुम्हें उनकी डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें आयरन डोम के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें सी डोम के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तुम्हें इनकी मिसाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इजराइल से हम कौन कौन सी चीज ले रहे हैं, खासकर ड्रोन्स ले रहे हैं। मिसाइल्स की अगर बात करें तो बराक मिसाइल्स ले रहे हैं, है ना। दिस इज द थिंग। इस तरीके से क्रॉस रिविजन करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, किंग ऑफ क्ले किसका निक नेम है? किंग ऑफ क्ले, नडाल, अल्काराज, बिस्बेन या जोकोविक। देखो, नडाल साहब को किंग ऑफ क्ले बोला जाता है। इससे तुम्हें एक और चीज याद रखनी चाहिए कि जितने भी ग्रैंड स्लैम है ना, वो कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन तुम्हारा ग्रास में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जिसे कहते हैं ना रोलांड गैरोस, ये एक क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो भाई याद रखो, राफेल नडाल इज द आंसर। कभी कभी ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना ये स्पेनिश प्लेयर है, ठीक है। Who sculpted goddess of justice statue in the Supreme Court? भाई goddess of justice की आंखें अब खुल चुकी हैं। नाउ नए इंडिया का अवतार तुम सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे सारे स्कल्प्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द आंसर इज विनोद गोस्वामी। इन्होंने ये गॉडेस ऑफ जस्टिस को शेप दिया है। टॉकिंग अबाउट विमल पटेल, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने IIM अहमदाबाद का डिजाइन किया है। इन्होंने भुज की टाउन प्लानिंग करी है आफ्टर द ह्यूज अर्थक्वेक, तो इसलिए ही इज वेरी फेमस। राम सुतार जी को आप कैसे भूल सकते हो? यू रिमेंबर स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्होंने बनाया है। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी से मुझे ये बताओ कि इनकी हाइट 182 मीटर्स क्यों है? What is the reason behind कि ये 182 मीटर्स लॉन्ग है? डोंट टेल मी तुम्हें पता नहीं था कि ये 182 मीटर्स है और अभी पता चला है, रिसर्च अबाउट इट, देयर इज अ वेरी गुड रीजनिंग बिहाइंड। बात करें अरुण योगीराज, ये तब फेमस हुए जब से हमारे रामलला की स्टैचू अनवील हुई है। ही इज अरुण योगीराज एंड ही हैज मेड दिस ब्यूटिफुल आइडल, ठीक है। Alright, next. Which of the following is not criteria for global multidimensional poverty index? वो global hunger index अलग था, global multidimensional poverty index अलग है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया नहीं है? देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एनुअल इनकम इज नॉट द पैरामीटर फॉर मल्टीडिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब पाए गए हैं।
234 मिलियन। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, लेकिन कितना कम है पाकिस्तान का नंबर, 93 मिलियन। इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हमारा इंडेक्स में बहुत खराब परफॉर्मेंस जा रहा है। नेक्स्ट, आसाम की गवर्नमेंट ने स्विफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट है, फंड किसने करा है? अगेन एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? अगेन तुम स्विफ्ट प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म जानोगे ना, यू विल गेट द आंसर। सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आसामीज गवर्नमेंट अब वेटलैंड कंजर्व करना चाह रही है अपने असम के अंदर, जिसके अंदर एडीबी वुड बी फाइनेंशियली हेल्पिंग। समझ आ गई बात? बेसिकली बील्स ऑफ फिशेस ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अंडर द स्विफ्ट प्रोजेक्ट। आई एम गिविंग यू वेरी वेरी पिक्ड क्वेश्चंस यार, इसे छोड़ना मत। मिशन वसुंधरा 2.0 एम्स टू प्रोवाइड लैंड राइट्स। अब देखना इस मिशन के अंदर हो क्या रहा है। इट एम्स टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू द इंडिजिनस पीपल। ये मिशन किसने अंडरटेक किया है? अब देखो, अगेन एजुकेटेड रिस्क की बात करूं ना, तो ऐसा एक्सेंट कहां बोला जाता है? या तो बंगाली में बोला जाता है, दैट इज नॉट द ऑप्शन। इसके अलावा ये असम में बोला जाता है। तो बेसिकली असम इज फेसिंग द इश्यूज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टाइप्स, जिसकी वजह से वहां के जो इंडिजिनस पीपल है उनको बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो उनके लिए लैंड राइट्स का मिशन चलाने वाला स्टेट है असम। समझ आ गई बात? Alright, next. Where has India's first airport indoor air quality monitoring facility पवन चित्र का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है कि पवन चित्र क्या है? ये एक इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे इंस्टॉल हुआ है। क्लियर? याद रहेगा ना? चलो बढ़िया। This or these country or countries declared as malaria free by WHO in 2024। अभी देखना ऑप्शंस। जब भी ओनली आता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल होता ही है ऑलवेज। इजिप्ट को क्या मलेरिया फ्री किया गया है? यस, लेकिन सिर्फ इजिप्ट को नहीं, इजिप्ट के साथ साथ केप वर्डे को भी किया गया है। अजरबैजान इज ऑल्सो मलेरिया फ्री, लेकिन इसे 2023 में किया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो ए एंड बी वुड बी दी आंसर। क्लियर है? गुड। अच्छा, इंडिया की बात करें, इंडिया कब तक मलेरिया फ्री होगा? 2030 तक। ये गोल्स का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें ना एक साथ सारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगी, है ना। अपकमिंग गोल्स हो गया, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गए, सिनेमा के करंट अफेयर्स हो गए, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हो गए, तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, आई विल डू दैट थिंग फॉर यू। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को इमेजिन करने में, चीजों को अपनी परमानेंट मेमोरी में जोड़ने में। बाकी तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन शिप टुक पार्ट इन फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज दैट इज MPX विद जर्मनी? पहली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली गई है भाई, क्योंकि तीर और शार्दुल तो ईरान गए हैं ना, तो जर्मनी के साथ एक्सरसाइज करने के लिए स्वयं INS दिल्ली जाएगा। क्लियर है? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। यस, दिस इज द पिक्चर। और अब तुम खुद इंस्टाग्राम भी चेक करोगे ना, मतलब तुम तीनों फोर्सेस को अगर फॉलो करते होंगे, बेस्ट फोटोग्राफिक स्किल्स है ना नेवी लोगों के पास है ना। बेस्ट डिजाइनिंग स्किल्स की अगर बात करें ना, तो वो एयरफोर्स, कैरियर एयरफोर्स की पोस्ट आप देखोगे, बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। और आर्मी इज लिटिल लेस टेक्निकल अबाउट दीज थिंग्स। चलो ठीक है, दीपिका कुमारी को सिल्वर मेडल मिला है विमेन रिकर्व इवेंट में। कौन से वर्ल्ड कप में? इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं कि दीपिका कुमारी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। ये है आर्चरी से रिलेटेड। क्लियर? आर्चरी से रिलेटेड। नेक्स्ट, रिसेंटली डॉक्टर P वेणुगोपाल की डेथ हो चुकी है। और बिचुरी का क्वेश्चन, ही इज इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन। ये इंडिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन रहे हैं। क्लियर? In which state was the foundation stone of RTI, Right to Information Museum, recently laid? RTI म्यूजियम भी बन चुका है। देखो भारत क्या विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। दिस इज इन राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज इन राजस्थान। ओके, वेयर विल बी द गलाथिया बे? अरे भाई, इसे जितना स्टार मार्क करना है कर लो। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, बट ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलाथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये पोर्ट मिलेगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इंडिया इतना लेट कैसे हो गया। इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी पहले से थी। इंडिया शुड हैव एनकैश्ड इट अर्लियर। ये ऐसे पॉइंट ऑफ रूट में है जहां पे हाईएस्ट ट्रैफिक जाता है।
फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग रूट पास होता है, चाइनीज शिप्स यहाँ से पास होती है। तो दिस गलाथिया बे इज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पता है लास्ट टाइम बोला था लक्षद्वीप के नेवल बेसेस सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफकैट ने एग्जैक्टली वही पूछा था। तो भाई मेरा प्रेडिक्शन अंडर एस्टिमेट मत करो, जो मैं बोलती हूँ वो तो आता ही है, जो मैं बोलती हूँ ना ये पढ़ लेना, इससे इंडायरेक्ट आ सकता है, वो तो पक्का ही आता है। चलो, रानी रामपाल अभी न्यूज में थी बिकॉज ऑफ हर रिटायरमेंट। कौन से स्पोर्ट से ये रिटायर हुई है? देखो, रानी रामपाल इज लेजेंडरी प्लेयर ऑफ हॉकी, हॉकी प्लेयर है ये। चलो बढ़िया। वेयर विल दिस इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड? इंटरनेशनल गीता महोत्सव, यार केबीसी में मजा आया था, जो गेस्ट वर्क चल रहा था ना, मतलब मिलके जब हम डिस्कशन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आंसर केम आउट वाज कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो शायद कुरुक्षेत्र में ही ये महोत्सव हुआ होगा। एंड यस, दिस इज समथिंग यू नो व्हिच आई वाज रेफरिंग कि टेम्पररी मेमोरीज को तुम परमानेंट फाइल्स के साथ अटैच करो, धीरे धीरे वो परमानेंट में डिफ्यूज होने लगेगी। अभी देखो मुझे सेम इंसिडेंट याद आ गया। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड? सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ओके, अप टू 32 years ऑफ मैथमेटिशियंस उनको दिया जाता है, ठीक है। और इस साल का मिला है अलेक्जेंडर डन को, अलेक्जेंडर डन को। ऑलराइट, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है? देखो, क्वेश्चन इज नॉट किसको मिला है, ये तो एम्ब्रोज और रूफकुन को मिला है, बट मिला क्यों है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। दिस इज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। किस चीज के लिए नोबेल मिला है? यू नो, यस। नेक्स्ट, हमसफर पॉलिसी लॉन्च हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है? देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हमसफर पॉलिसी में किया क्या जाएगा। हाईवेज पे बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट रेस्टोरेंट्स, यू नो, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके अलावा यू नो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा? रोड एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। हम सफर पॉलिसी ध्यान रखना। मेस, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेंकोव ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट कहां हुई है? मेस का फुल फॉर्म क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेटेड टू योर एस्ट्रोफिजिक्स, यू नो, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना वगैरह, ये सब। ये लद्दाख के हानले रीजन में इनॉग्रेट हुआ है। इसका एल्टीट्यूड भी याद रख लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। 4300 मीटर्स। कोई भी क्वेश्चन आए, तुम्हें लगता है तुम छोड़ पाओगे? अब नहीं, इसमें बार्क का भी इन्वॉल्वमेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। ऑलराइट, who has become first batsman in the world to complete 5000 runs in world test championship? हर क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली नहीं होता लक्ष्मण। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट ने अपना नाम बनाया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश है ये। चल, निहोन हिदायंको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है। यस, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है? तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज मिला क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एफर्ट डालता है टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ये जानता है, इसने न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही देखी है। किसने देखी है? हिरोशिमा नागासाकी, जापान ने देखा है कि व्हाट अ न्यूक्लियर वेपन कैन डू। इसलिए ये चाहते हैं कि हम ऐसे विश्व में जिए जहां पे न्यूक्लियर वेपन जैसा खतरा ना हो। इसलिए ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे शिप्स के, जो कि हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसे तुम छोड़ने की सोच रहे होंगे, बट अब छोड़ना मत, बिकॉज मैंने उसे कवर कर लिया है। आईएनएस समर्थक पहला शिप है अंडर एमपीवी प्रोजेक्ट। क्या है ये एमपीवी प्रोजेक्ट? इट इज मल्टीपर्पज व्हीकल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? आईएनएस समर्थक बनाया है एलएनटी ने, ठीक है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि कौन से पीएसयू ने क्या बनाया है, किसने क्या बनाया है, बट याद करने की कोशिश करना। अब सबसे पहले आईएनएस समर्थक आपका पहला एमपीवी है, एलएनटी ने बनाया है। फिर आता है आईएनएस निर्देशक,
जो कि इंडिजिनसली बिल्ट दूसरा सबसे बड़ा शिप है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय होम? निर्देशक को बनाया है GRSE ने, ग्रीनविच ग्रीनविच नहीं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, GRSE ने। ऑल राइट, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडिजिनस सर्वे शिप इन इंडियन नेवी। अभी हमें पता चला सेकंड इज द निर्देशक, तो फर्स्ट कौन सा है? सबसे बड़ा इस संधायक, ये भी न्यूज में है, इसे ध्यान रखना। इसे भी किसने बनाया? GRSE ने। तो पहला सबसे बड़ा संधायक है, दूसरा है निर्देशक। समझ आ गई बात? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर किस चीज के लिए है? इट इज अबाउट व्हाट? सबसे पहले ये याद रखो, ये नासा का मिशन है। नासा का मिशन होने की वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वांट टू रिसर्च जुपिटर्स मून यूरोपा। ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स किसके हैं, है ना? तो उसी टाइम वो करंट अफेयर्स में था कि सैटर्न के बहुत सारे मून डिस्कवर हुए हैं, दैट इज द रीजन सैटर्न के अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्कवर्ड मून्स है। ठीक है, तो यूरोपा क्लिपर ध्यान रखना, जुपिटर के मून यूरोपा की डिस्कवरी करना चाहते हैं ये लोग, इस पे रिसर्च करना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं, या व्हाट इज द things there, what are the things there? All right, next question, who received a prestigious international astronautical federation? IAF is not Indian Air Force here. IAF is International Aeronautical Federation World Space Award for Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 के लिए एस सोमनाथ को अवार्ड मिला है, एस सोमनाथ सर को अवार्ड मिला है, ये इसरो से बिलोंग करते हैं। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, What is the name of most dangerous storm of the century जिसने अमेरिका कॉन्टिनेंट को हिट किया है? भाई इसका नाम याद रखो। क्वेश्चन आता है खासकर जो साइक्लोन इंडिया को हिट करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट दिस इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ द ऑल टाइम, मिल्टन। इट इज मिल्टन। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी गॉट इट्स सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी नेवल स्टेशन आफ्टर INS कटाबोमान। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, इसे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? सबसे पहले सोचो, ताकि एक स्टेल्थ कम्युनिकेशन डेवलप कर सके, स्टेल्थ कम्युनिकेशन डेवलप कर सके। वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जाएंगी ताकि सबमरीन से कांटेक्ट कर सके और इसे कोई इंटरसेप्ट ना कर सके। राइट, ये बात समझ में आ रही है? तो ये INS कोबामनन आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगा। तेलंगाना के अंदर सबमरीन कम्युनिकेशन करने के लिए यू विल फाइंड दिस थिंग। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये सारे हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आ गए तो तुम छोड़ने की सोचो ना। In which country President Murmu has been awarded honorary doctorate degree in political science? इनको अभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती हैं, इनको ये ऑनररी रैंक दिया है, ऑनररी दर्जा टाइटल दिया है बाय अल्जीरिया। ये ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट में इनको PhD दी है, पॉलिटिकल साइंस में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, ये डिफेंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन। इंडिया ने 32,000 करोड़ का एग्रीमेंट करा है फॉर प्रीडेटर ड्रोन्स। 31 प्रीडेटर ड्रोन्स इंडिया आ रहे हैं। ये अग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? बेसिकली यू हैव टू टेल कि प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो कौन सी कंट्री से ओरिजिन हुए हैं। इट इज फ्रॉम USA। तुम्हें ये भी ध्यान होना चाहिए कि प्रीडेटर ड्रोन इज नथिंग बट आपका MQ-9B हेल कैटेगरी। हेल क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मैंने तुम्हें UAV पढ़ाया था डिफेंस वाली वीडियो में कि भाई मेल क्या होता है, ये है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हाल क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस, है ना? तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि इंडियन मेड ड्रोन्स कौन से हैं, में ध्यान होना चाहिए कि इजराइल के कौन कौन से हैं, है ना? इसकी कैटेगरीज। नाउ ड्रोन्स आर इन न्यूज। अब मुझे ये भी फटाफट बताओ कि कौन सा कंट्री है जिसने ड्रोन की अलग यूनिट बनाई है। दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज थोड़े टाइम पहले, तुम्हें ध्यान तो होना चाहिए। टेल मी द कंट्री जिसके पास ड्रोन की UAV की पूरी यूनिट अलग है। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि ये जो 31 आ रहे हैं ना, उसमें 15 तो सी गार्जियंस होंगे और 8 स्काई गार्जियंस होंगे। ठीक है, ध्यान रहना। ओके, $434.25 मिलियन का लोन सैंक्शन हो गया है टू सपोर्ट असम। आप देख रहे हो असम में बहुत कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस को रिवाइव करना चाहते हैं। 500 मेगावाट सोलर फैसिलिटी डालना चाह रहे हैं। इसको स्पॉन्सर कौन करेगा भाई? इसको यानी असम और ADB की क्या जुगलबंदी चल रही है, आप देख रहे हो। सोलर प्रोजेक्ट भी ADB संभाल रहा है।
आपका वो स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो था वेटलैंड कंजर्वेशन वाला, वो भी वही कर रहा है. तो देयर इज समथिंग. इस तरीके से पढ़ाई करो. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड बट यू वीव स्टोरीज आउट ऑफ इट, तो तुम चीजों को नहीं भूलोगे. समझ आ रही है बात? राइट. रिसेंटली माउंट शिशापंगमा वाज इन न्यूज. पहला इंडियन टू क्लाइंब इट, ये अभी न्यूज में है. ये है अरुण वाजपेयी. कौन है? अरुण वाजपेयी हैं. ये यंगेस्ट भी है. ये यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट भी है फ्रॉम, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी. माउंट शिशापंगमा याद रखना चाइना में है. ओके. रिसेंटली डॉक्टर सैम पुरानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ है वाराणसी के अंदर. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम है कहाँ? ये वाराणसी में है. तो डॉक्टर सैम पूर्णानंद कौन है? देखो, ये फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी तो रह चुके हैं, यस, लेकिन ये गवर्नर यूपी के नहीं थे. ये गवर्नर थे राजस्थान के. ठीक है. सिगरा स्टेडियम ध्यान रखना. ओके. In October 2024, what status has government approved for हाल? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक अपडेशन आया है. ये अब एक महारत्न कंपनी बन चुकी है. मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे एक अलग पीडीएफ दे रखा था रिगार्डिंग मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न. उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और उसमें क्या फायदे होते हैं. बट नाउ यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी महारत्न कंपनी. सबसे पहले आपकी भेल से शुरुआत हुई थी एंड दिस लेवल हम पहुंच चुके हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, मिशन टू ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोरे. हम बुच विल्मोरे को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग सुनीता विलियम्स, बट वो भी उनके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस चुके हैं. उनको वापस लाने के मिशन का नाम है क्रू 9 और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय इलॉन मस्क के स्पेस एक्स से. ठीक है, क्लियर? गुड. नेक्स्ट, ये हु डेवलप्ड अग्नि अस्त्र. ये इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. अग्नि अस्त्र जो कि एक मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है, उसको किसने डेवलप किया है? उसको डेवलप किया है मेजर राज प्रसाद RS ने. ठीक है, ये कोर ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं. इसकी रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए 2.5 किलोमीटर्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में भाई किसे प्राइज मिला है? किसे प्राइज मिला है? सिम्पसन जॉनसन को. सिम्पसन जॉनसन. 3 लोगों ने शेयर करा है इसको. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड दिस 2024 स्विग्रिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल टू डेरॉन सिम्पसन, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन. क्यों मिला है इनको? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी. ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं और वो प्रॉस्पेरिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं. राइट. Which of the following states have not initiated comprehensive household caste survey? इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कास्ट सर्वे को कर कौन रहा है. कास्ट सर्वे किया है तेलंगाना ने, कास्ट सर्वे किया है आंध्र प्रदेश ने, कास्ट सर्वे किया है बिहार ने भी. हरियाणा ने नहीं किया है. हरियाणा अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो कास्ट सर्वे करे. अब इसे तुम अच्छी बात भी समझ सकते हो, बुरी बात भी समझ सकते हो. I am being neutral about it. Okay, next. This would be the final question of the day. Which of the following Indian female cricketers have been inducted into ICC Hall of Fame? ICC Hall of Fame का question मुझे हर दूसरे साल में दिखाई देता है, but this time women is being added, तो ये question पक्का पूछा जाने वाला है. ICC Hall of Fame में नीतू डेविड है, डायना इडलजी है. ये दोनों आपको मिलेगा and hence I rest my case, your honor. Do let me know कि हम KBC करना चाहते हैं या नहीं. और कोई एडवाइजेस हो और कोई सजेशन हो और कोई हेल्प चाहिए हो तो फील फ्री टू रीच मी आउट anywhere you can find me, right? I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and jai hind.